हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो, चैप्टर 5 चल रहा है हमारा। और चैप्टर 5 में क्या चल रहा है? अम्ल और क्षार की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं ये चल रही है ना, जिसमें से हमने दो परिभाषाएं या दो संकल्पनाएं हमने पढ़ ली है ना। तो आज हम पार्ट 3 लेके आ रहे हैं और पार्ट 3 में वही पढ़ेंगे, अम्ल व क्षार की महत्वपूर्ण, गलत लिख दिया, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है बेटा, जिसमें हमने दो के बारे में देख लिया था, पढ़ लिया था, जान लिया था। ठीक है ना। अब देखो, उनको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं एक बार, उसके बाद में थर्ड पे चलेंगे जो हमारी आज की संकल्पना है। तो पहली संकल्पना जो है हमारी वो थी किसकी? ऑरेनियस की। ऑरेनियस ने क्या बोला था बेटा 1887 में? अम्ल क्या होते हैं? जो क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, ये बताया था। और क्षार क्या होते हैं? जो क्या देते हैं? OH आयन देते हैं। किसमें? जलीय विलयन के अंदर जब विद्युत अपघटन हम करवाते हैं तो क्या देते हैं बेटा? H+ आयन देते हैं। वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और OH- आयन होते हैं, वो क्षार होते हैं। तुमको मैं बता चुका हूँ। अब यदि सेकंड की बात करूं, सेकंड जो थी मैंने पढ़ी थी किसकी? ब्रोस्टेड व लोरी की संकल्पना पढ़ी थी। अब इसकी कमी क्या रह गई थी? मैं कमी भी लिख रहा हूं यहाँ पर, जैसे थोड़ी सी कमी यहाँ लिख रहा हूं थोड़ी सी, कि यदि H+ आयन या OH- आयन नहीं हुआ हमारे पास में तो कैसे पहचानेंगे कि अम्ल है या क्षार है? ठीक है ना। ब्रोस्टेड लोरी की संकल्पना क्या है? ब्रोस्टेड लोरी की संकल्पना इसकी एक आगे का रूप है। क्या थी? इसके अनुसार क्या था? इसने दी थी प्रोटॉन के आधार पर परिभाषा। किसने? ब्रोस्टेड और लोरी ने। क्या बोला था कि अम्ल तो वो होते हैं जो पॉजिटिव आयन, प्रोटॉन जो होते हैं वो दाता होते हैं, मतलब दान करते हैं। और क्षार क्या होते हैं? जो प्रोटॉन आयन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, पॉजिटिव आयन को ग्रहण करते हैं। प्रोटॉन ग्राही जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। और जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, प्रोटॉन का मतलब होता है पॉजिटिव आयन, चाहे वो कोई सा भी आयन हो पॉजिटिव। ठीक है ना। अब यदि मैं बात करूं तीसरी, अब इसमें एक और चीज बताई थी मैंने तुमको, ध्यान हो तो, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार के बारे में बताया था। ठीक है, जस्ट ए मिनट। तो थोड़ा सा कन्वेंशन के लिए सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो देखो क्या बता रहा था मैं कि ब्रोस्टेड लोरी ने क्या बताया था कि अम्ल जो होते हैं पॉजिटिव आयन दान करते हैं और जो क्षार होते हैं वो ग्रहण करते हैं। अब मैं आगे बता रहा था कि अम्ल जो होते हैं वो तो दान करके क्या बन जाते हैं? क्षार बन जाते हैं। कौन से? संयुग्मी क्षार। और जो क्षार होते हैं वो ग्रहण करके क्या बन जाते हैं? अम्ल। कौन से? संयुग्मी अम्ल। तो यहाँ तक मैं कल तुमको बता चुका था, पिछली वीडियो में पढ़ा चुका था। आज जो हम पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे तीसरी संकल्पना, जो मैं तुमको कल बता के गया था। कौन सी संकल्पना है वो तीसरी? वो है लुईस की संकल्पना। लुईस की संकल्पना। अच्छा, अब लुईस की संकल्पना है तो भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पहले ये जरूरी है पढ़ना। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि यदि किसी अम्ल में ना तो कोई पॉजिटिव आयन हो, नेगेटिव आयन नहीं हो, H+ आयन नहीं हो, ना कोई प्रोटॉन हो, तो किससे पता लगाएंगे? तो उसमें पता लगाते हैं इलेक्ट्रॉनों से। किससे? इलेक्ट्रॉनों से। तो उसकी परिभाषा दी थी लुईस ने अपनी संकल्पना। मतलब यदि अप्रोटिक अम्ल आ गया जिसमें प्रोटॉन नहीं है, हाइड्रोजन आयन नहीं है, तो उनके लिए हम किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है? तो लुईस की संकल्पना इसीलिए दी गई थी। तो लुईस की संकल्पना के अनुसार जो है परिभाषा जो दी गई थी वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी गई थी। तो लुईस के अनुसार अम्ल तो क्या होते हैं?
अम्ल होते हैं बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब दो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन युग्म जो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो तो होते हैं अम्ल। और क्षार जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, त्यागते हैं। ये तुमको ध्यान रखना है कि लुईस की संकल्पना के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और क्षार जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म का जोड़ा क्या करते हैं, त्यागते हैं। समझ में आई बात। अब इसकी जो एग्जाम्पल हो तो तुमको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, यदि तुमको याद हो तो मैं बताता हूं कि एक तुमको मैंने 9th क्लास के अंदर अष्टक नियम बताया था। अष्टक नियम होता है 9th क्लास के अंदर। उस अष्टक नियम के अनुसार क्या होते हैं कि कोई भी जो एटम होता है, कोई परमाणु जो होता है, वो अपना अष्टक पूर्ण करके क्या होना चाहता है बेटा, वो होना चाहता है स्थायी। स्थायी होना चाहता है। उस स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए वो अपने जो बाह्यतम कोश होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन यदि हो जाते हैं तो वो स्थायी हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, उसको कोई हिलाने वाला नहीं होता है। इसलिए जितनी भी ये केमिस्ट्री जो बनी है वो अष्टक नियम पर आधारित बनी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित बनी है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है वो मैं 7th चैप्टर में तुमको पढ़ाऊंगा। केवल अभी जो मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान रखना। अष्टक नियम के अनुसार कोई भी परमाणु अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है बाह्यतम कोश में। इसके लिए वो क्या कर सकता है, इसके लिए वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है या साझा कर सकता है इलेक्ट्रॉन का। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर में है, जिसमें सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध, इनके बारे में बताया गया है। ठीक है ना, थोड़ा देख लेना उसको। नहीं तो मैं जब 7th चैप्टर पढ़ाऊंगा तुमको उसमें पहले यही चीज बताऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, बाह्यतम कोश क्या होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ बताऊंगा। समझ में आई। तो केवल इतना याद रखना है कि अष्टक नियम के अनुसार कोई भी परमाणु जो होता है वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, ठीक है ना, अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर, चाहे उसको साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़ जाए। ठीक है ना। तो देखो इसका जो है, यहाँ दोबारा लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाला तो क्या होता है बेटा, अम्ल होता है। और इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागने वाला होता है क्षार। अब इसका एक एग्जांपल थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, आ जाएगा समझ में, रट लेना अभी तो। जब बाद में तुम 7th चैप्टर पढ़ोगे तुमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है BF3 प्लस NH3। तो ये हो जाएगा BF3 और ये NH3। अब तुम्हारे लिए जो क्वेश्चंस की बात है, देखने की बात, तुम कहोगे सर ये 2 बिंदिकियां लगाई हैं और सर ये एरो ऐसे थोड़ी लगेगा, एरो तो लगता ही नहीं है, यहाँ तो प्लस आता है। बताया था ना कई रिएक्शन में लिखे, तुम कहो सर जैसे इधर प्लस आ रहा है इधर ही प्लस आएगा, लेकिन तुमने ये एरो कैसे लगा दिया। ये लो, मैं एरो को ऐसे न लगा के ऐसे लगा देता हूँ एरो, लेकिन लगेगा ऐसे ही एरो। क्यों लगेगा, अब इसका रीजन अब तुम इसको देख के बता सकते हो क्या कौन अम्ल है कौन क्षार है, नहीं पता लग सकता ना। उसके लिए क्या करते हैं, देखो अब समझना, थोड़ा सा समझ में थोड़ा कम आएगा लेकिन थोड़ी कोशिश करना मेरे साथ में। मैं BF3 की बात कर रहा हूँ। BF3 में एक तो हमारे पास B है जिसको हम बोरोन बोलते हैं, और एक हमारे पास F है जिसको हम फ्लोरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बोरोन और फ्लोरीन। अब बोरोन जो होता है, अब देखो मैं तुमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो अभी पढ़ा नहीं सकता, 7वें चैप्टर में पढ़ाऊंगा, केवल मैं उतना बता देता हूँ जो मैंने तुमको बताया था कि अष्टक नियम के अनुसार
बाहर का जो कोष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं, कितने नहीं होते हैं, वो बता देता हूँ। तो बोरोन जो होता है उसके बाह्यतम कोष में, बाह्यतम कोष का मतलब जैसे बोरोन है, इसके ऐसे कोष होते हैं चारों तरफ ऐसे, 9th क्लास में तुमने देखे होंगे, तुमको ध्यान हो तो सोडियम का जो होता है वो कितना होता है, 2 8 1 होता है। ऐसे पढ़ा होगा तुमने 9th क्लास में। 2 8 1 का मतलब पहले कोष में तो 2 होते हैं, 2 8 1 ऐसे लिखा होता है उसके सामने। तो Na मतलब 2 तो इसमें होते हैं, दूसरे कोष में 8 होते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन, और तीसरा जो कोष होता है उसमें 1 होता है। तो जो तीसरा लास्ट का कोष होता है उसी को हम बाह्यतम कोष होते हैं कहते हैं, और उसमें कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 8 नहीं है तो त्याग सकता है, ले सकता है, किसी से साझा कर सकता है, वो होता है अष्टक नियम। ठीक है ना, तो समझने की कोशिश करना, मैं तुमको बाह्यतम कोष बता रहा हूँ डायरेक्ट इनका, ठीक है ना। तो देखो बोरोन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बेटा 3। देख लो, बोरोन बराबर 5, 1s2, 2s2 और 2p1, ये 1 होते हैं, थोड़ा 3 होते हैं। जबकि फ्लोरीन का जो बाह्यतम कोष होता है उसमें होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी परिभाषा बता दे, इसका जो डायग्राम है वो बता देता हूं मैं। ये तो हो गया हमारा बोरोन, बोरोन बीच में लिखना है। फ्लोरीन कितने हैं, 3, एक इधर लिख लिया, एक इधर लिख दिया और एक इधर लिख दिया। अब फ्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7 होते हैं ना, तो 7 कर लिए, 1 4 ये 7 हो गए ना, 2 2 4 2 6 1 7। इसके पास कितने, 3, 1 2 3। इसके पास भी 7 होंगे भाई, सीधी सी बात है, ये भी तो फ्लोरीन ही है, इसके पास भी 7 होंगे है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 हैं, एक और चाहिए तो 8 हो जाएंगे इसके। इसको कितने चाहिए, इसको भी 1 और इसको भी 1 चाहिए, तो इनके 8 हो जाएंगे। तो देखो इसने इससे ये साझा किया तो इसके तो हो गए कितने, 8। ये देखो 7 तो ये हो गए, 1 का ये यहां से साझा कर लिया तो 8 हो गए। इधर से भी 1 का इसने साझा कर लिया, इधर इसके 8 हो गए, और इधर से इसने भी 1 का साझा कर लिया, इधर इसके भी 8 हो गए। और इसके पास कितने हो गए, बोरोन के पास 3 पहले से थे, 1 का इससे साझा किया 4, 1 का इससे किया 5 और 1 का इससे किया, कितना हो गए 6। मतलब इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, आवश्यकता है। क्यों, अपना अष्टक पूरा करने के लिए अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तभी तो 8 होंगे इसके। तो भैया ये ऐसे आदमी के पास या फिर ऐसे परमाणु या ऐसे कंपाउंड के पास जाता है जो इसको 2 दे सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये गया भागा भागा NH3 के पास। अब NH3 का भी मैं लिख देता हूं, NH3 है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है उसके बाह्यतम कोष जो होता है उसमें होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं बेटा, 5। जबकि इसके साथ हाइड्रोजन जो है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास बाह्यतम कोष जो होता है उसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है ना, तो हाइड्रोजन के पास होता है 1 नंबर से कोई लेने देने नहीं, मैं तो बस बता रहा हूँ। हाइड्रोजन 1 नंबर पे होता है तो उसका विन्यास 1 होता है, बाह्यतम कोष में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका यदि हम बनाए डायग्राम, तो ये तो हमने लिख दिया नाइट्रोजन बीच में, इधर ये हाइड्रोजन, इधर ये हाइड्रोजन और इधर ये हाइड्रोजन, 3 हो गए ना। नाइट्रोजन के पास कितने बेटा, 5 है ना, तो 2 3 4 5, इनके पास 1 1 है। तो नाइट्रोजन ने इससे साझा किया तो कितने हो गए इसके पास, नाइट्रोजन के पास 5 तो थे, 1 इधर से हो गया 6। इससे भी कर लिया 1 का साझा, अब कितने हो गए 7, और इससे भी कर लिया 1, कितने हो गए 8 हो गए ना, हुए नहीं हुए 8। देखो दोबारा, नाइट्रोजन 2 2 4 और 5, और ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, इसके पास 1 1 है, 1 का साझा इससे, 1 का इससे और 1 का इससे, तीनों से कर लिया। अब कितने हो गए इसके पास, 5 तो थे, 8 हो गए, 3 का साझा कर लिया। अब देखो ये ऊपर
अभी भी इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचे हुए हैं जिनसे ये साझा कर सकता है, किसी से कर सकता है ना, क्योंकि इसके पास 2 बचे हैं। 3 का ही तो किया है इसने साझा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो अभी भी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बाकी है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, 2 का साझा और कर सकता है या किसी को दे सकता है। दे सकता है ना, दे सकता है ना। अष्टक पूरा तो हो ही गया ये। तो ये क्या करेगा, जब BF3 इसके पास भागा है कि भाई मेरे को 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो मुझसे साझा कर ले, और मुझसे साझा कर लेगा। तेरा तो पहले ही अष्टक पूरा हुआ पड़ा है, 2 इलेक्ट्रॉन यदि तू मुझे दे देगा तो मेरा भी क्या हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ये जो 2 बिंदी हैं वो ये 2 बिंदी हैं, और जो ये मैंने निशान लगाया इधर, इसका मतलब समझ गए तुम, ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, डोनेट कर रहा है यहाँ से यहाँ। इसलिए हमने इधर क्या लगाई है, 2 बिंदी लगाई है, और इधर से इधर ये क्या लगाया है, 2 एरो लगाया है। समझ में आ गया, समझ में। तो इसने ये जो एरो इधर लगाया है, इसका मतलब है यहाँ पर 2 जो बिंदी थी वो यहाँ पर इसने इसको दे दी, और इसके पास 6 थे और 2 इससे लेके इसके पास 8 हो गए, और इसके अष्टक पहले से कंप्लीट था। इसलिए BF3 जो है वो NH3 से रिएक्शन करता है। समझ में आई? नहीं समझ में आए तो दोबारा से वीडियो को स्लो करके पॉज कर करके समझ के देख लेना, 2 बार 3 बार में। अच्छा, अब हम अपने एक टॉपिक पे चलते हैं, लुईस की संकल्पना के। तो लुईस ने क्या बोला था, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, युग्म मतलब जोड़ा, जो ग्रहण करता है वो अम्ल होता है ना। किसने ग्रहण किया दोनों में से, BF3 ने ग्रहण किया ना। देखो ये एरो लगा रखा, इसका मतलब BF3 तो क्या हो गया, अम्ल हो गया। किसके अनुसार, लुईस के अनुसार। जबकि NH3 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागा है, इसको दिया है। तो NH3 क्या हो गया बेटा, क्षार हो गया। वो किसके अनुसार हो गया, वो हो गया लुईस के अनुसार क्षार हो गया। तो लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार समझ में आ गए। जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है वो अम्ल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागता है वो क्या होता है, क्षार होता है। और ये बन जाते हैं क्षार, ग्रहण करके त्याग करके लुईस अम्ल और लुईस क्षार भी उनको बोला जा सकता है। ये तो है लुईस अम्ल और ये है लुईस क्षार। अब लुईस अम्ल और लुईस क्षार की परिभाषा भी तो हम दे सकते हैं। यहाँ देखो, इसका अष्टक पूरा था क्या, नहीं था ना, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी भी थी। BF3 के पास में देखो 2 इलेक्ट्रॉन कम थे और अष्टक भी पूरा नहीं था। तो परिभाषा क्या बना सकते हैं कि वे पदार्थ जिनके अष्टक पूर्ण नहीं होते हैं तथा जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल बोलते हैं। और जिनके पास में अष्टक पूरा होता है और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है, वो क्या होते हैं, लुईस क्षार। समझ में आई बात? मतलब जो अपना अष्टक पूर्ण नहीं होता वो तो होते ही है, प्लस में जिनके पास इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन कम है जब तो अष्टक पूरे नहीं है, तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो जिनका अष्टक पूर्ण नहीं है वो तो होंगे लुईस अम्ल, और जिनके पास अष्टक पूर्ण है और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है वो क्या होते हैं बेटा, लुईस क्षार होते हैं। ठीक है, तो आज हमने केवल ओनली लुईस की संकल्पना पढ़ी है और थोड़ी सी ब्रोस्टेंड, लोरी और ऑरेनियस की भी तुमको बताई थी। तो तीनों जो संकल्पनाएं थी तुम्हारे चैप्टर नंबर 5 में 3 ही संकल्पनाएं अम्ल क्षार की, वो तीनों हमने पढ़ ली हैं। ऑरेनियस की, उसके बाद ब्रोस्टेंड लोरी की, और तीसरी लुईस की। तो तीनों को ढंग से देखना है। अब देखा जाए एक हिसाब से तो हमारे पास 4 तरीके हो गए अम्ल को पहचानने के। पहला तो स्वाद से पहचान सकते हैं ना, स्वाद से पहचान लो या लिटमस पत्र के प्रयोग से पहचान लो, वो तो हमारा सबसे सिंपल तरीका है, सबसे नॉर्मल तरीका है। अगर उससे पहचान में नहीं आ रहा है तो ऑरेनियस की संकल्पना लगा के ट्राई कर लो। चलो उससे भी नहीं पता लग रहा है तो ब्रोस्टेंड लोरी कहाँ है उसको भी लगा लो। अगर वो नहीं है तो लुईस तो पक्का होगा। तो इन चारों से तुम पकड़ सकते हो कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। ये नहीं होगा कि भाई इनसे सब नहीं होगा, चारों में से किसी न किसी से तुम पकड़ सकते हो कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। क्लियर बेटा बात? तो आज हमने पार्ट 3 के अंदर तीनों की, लुईस की, ब्रोस्टेंड लोरी की और ऑरेनियस की संकल्पना कंप्लीट कर ली है। आगे पार्ट 4 के अंदर हम कोई नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे इसी चैप्टर का,
तो तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, आराम से रहिए, कोरोना से सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, अपने आसपास सफाई रखिए, स्वच्छ रखिए। ठीक है ना? तब ठीक है बेटा, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।